हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 2017 का जो प्रथम बार पेपर आया था, देखिए 2017 में 2 बार पेपर हुए थे, तो ये जो प्रथम बार आया था वो पेपर आज सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं, आज देखिए शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन और शैक्षिक मापन होता क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, शिक्षा के अंतर्गत यदि छात्र की योग्यताओं और विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों में निर्धारित करते हैं तो वह शैक्षिक मापन कहलाता है। और देखिए, अगर बात की जाए, देखिए सामान्यतः शैक्षिक मापन का तात्पर्य छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में लिया जाता है, परंतु वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले सभी मापन शैक्षिक मापन के अंतर्गत आते हैं। देखिए, मापन की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक है। मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं का वर्णन मात्रा ही किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत उस वस्तु अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं को वांछनीयता पर दृष्टिपात किया जाता है। अतः मापन वास्तव में मूल्यांकन का एक अंग मात्र है। मूल्यांकन एक ऐसा कार्य अथवा प्रक्रिया है जिसमें मापन से प्राप्त परिणामों का वांछनीयता का निर्धारण किया जाता है। ठीक है ना। और देखिए, किसी गुण अथवा विशेषता की कितनी मात्रा व्यक्ति में उपलब्ध है, इस प्रश्न का उत्तर मापन से प्राप्त होता है। यानी कि देखिए, किसी गुण और विशेषता में, यानी विशेषता की कितनी मात्रा किसी मनुष्य में, किसी व्यक्ति में है, तो वो किसके द्वारा देखिए होता है, तो वो मापन के द्वारा। जबकि उस व्यक्ति में उपस्थिति गुण और विशेषता की मात्रा किसी उद्देश्य की दृष्टि से कितनी संतोषप्रद है अथवा कितनी वांछनीय है, इस प्रश्न का उत्तर मूल्यांकन से निर्धारित होता है। तो आइए चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए, ऑप्शन आ है विश्वसनीयता, ऑप्शन बा है आच्छादन, ऑप्शन सा है मूल्यांकन और ऑप्शन दा है समाज मिति। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि मूल्यांकन। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। तो ऑप्शन आ है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, ऑप्शन बा है नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से, ऑप्शन सा है सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन से और ऑप्शन दा है बौद्धिक मूल्यांकन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन आ हो जाता है, यानी कि व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन आ है 4 भागों में, ऑप्शन बा है 2 भागों में, ऑप्शन सा है 5 भागों में और ऑप्शन दा है 6 भागों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन आ हो जाता है, यानी कि देखिए 4। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञात्मक पक्ष से होता है? तो ऑप्शन आ है मूल्यों का, ऑप्शन बा है आदतों का, ऑप्शन सा है समझ का और ऑप्शन दा है आदर्शों का। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका देखिए ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि समझ का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? तो सूचनाओं का होता है, ऑप्शन आ है, ऑप्शन बा है तथ्यों का व्यवहारिक प्रयोग का और ऑप्शन सा है तथ्यों के विश्लेषण का और ऑप्शन दा है रुचियों का। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है, यानी कि रुचियों का। देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? तो भावात्मक पक्ष मतलब रुचियों का। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? तो ऑप्शन आ है 2, ऑप्शन बा है 3, ऑप्शन सा है 4 और ऑप्शन दा है 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है, यानी कि 5। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। ऑप्शन आ है अवलोकन, ऑप्शन बा है युग्म मूल्यांकन, ऑप्शन सा है छात्र प्रोफाइल और ऑप्शन दा है समाज मिति। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है, छात्र प्रोफाइल। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? तो इसमें देखते हैं, देखिए ऑप्शन आ है नियंत्रक, ऑप्शन बा है संकेतक, ऑप्शन सा है मापक और ऑप्शन दा है ऐन्द्रक। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सा यानी कि मापक हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। ऑप्शन आ है समस्या हमारी और हल भी हमारा, ऑप्शन बा है समस्या का हल, ऑप्शन सा है समस्या का तार्किक हल और ऑप्शन दा है समस्या का गहन विश्लेषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो देखिए समस्या हमारी और हल भी हमारा, यानी क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या हमारी और हल भी हमारा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? तो ऑप्शन आ है समय अधिक लगता है, ऑप्शन बा इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, ऑप्शन सा है सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है, ऑप्शन दा है समस्याएं अनुभव जन्य होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है, यानी कि समस्याएं अनुभव जन्य होती हैं। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? ऑप्शन आ 4 चरणों में, ऑप्शन बा है 9 चरणों में, ऑप्शन सा 6 चरणों में या ऑप्शन दा है 8 चरणों में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है, यानी कि 8 चरणों में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ पे देखिए नहीं आता पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है नहीं पे ध्यान नहीं दिया जाता है और टिक करके आ जाते हैं सही की, मतलब ये चीज़ सही है, लेकिन जब नेगेटिव का पूछ रहे हैं तो नेगेटिव मतलब जो चीज़ वहाँ पे गलत होती है उस पर टिक किया जाता है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज़ आप लोग बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चंस को करिएगा। देखिए ऑप्शन आ है पर व्यक्ति, ऑप्शन बा है गुणवत्ता, ऑप्शन सा है समय और ऑप्शन दा है मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन आ पर व्यक्ति। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। तो ऑप्शन आ है संकल्पना, ऑप्शन बा है पूर्व हल, ऑप्शन सा है पूर्व उत्तर, ऑप्शन दा है परिकल्पना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन दा हो जाता है, यानी कि परिकल्पना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन आ है यथेष्ट, ऑप्शन बा है समष्टि, ऑप्शन सा है व्यष्टि और ऑप्शन दा है जन समूह। तो इसका जो राइट आंसर है वो समष्टि, यानी कि बा ऑप्शन राइट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय टाइप का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन आ है साक्षात्कार, ऑप्शन बा है प्रश्नावली, ऑप्शन सा है प्रत्यक्षण, ऑप्शन दा है अवलोकन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सा यानी प्रत्यक्षण हो जाता है। अब यहाँ पे आपके देखिए बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो सो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो देखिए मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन का अर्थ देख लेते हैं। देखिए मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठ पोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायता देना आदि है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को समझाएं। तो देखिए मूल्यांकन का भावात्मक पक्ष से आशय विद्यार्थी के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है। तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के पश्चात भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। तो युग्म मूल्यांकन छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन का आशय बताएं। तो देखिए सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे विद्यार्थी के अनुभवों और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बताएं। तो व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सभी पक्षों संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है। तो बच्चे की अभिवृद्धि का अर्थ है कि बालक में डील डौल तथा भार में वृद्धि, इसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में ही नहीं होती वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि हो जाती है, उसकी सीखने, स्मरण रखने और तर्क करने क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आपका क्या आशय है। तो देखिए जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचियों दो या अधिक में एक सूची आधार सूची के एकांशों को दूसरी सूची प्रतिक्रिया सूची जिसमें एक या अधिक सूचियां हो सकती हैं के एकांशों से मिलाना या जोड़ा बनवाया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताएं। तो देखिए क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा विद्यालयों की सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध से आपका क्या तात्पर्य है। तो क्रियात्मक शोध से तात्पर्य उस व्यवहारिक शोध से है जिससे विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यायदर्श से आप क्या समझते हैं। तो न्यायदर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से जिनका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है। तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य उस शोध से ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखना या अवलोकित करना जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताएं। तो देखिए क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से एकत्रित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य परिकल्पना का अर्थ समझाएं। तो देखिए शून्य परिकल्पना एक प्रकार से
नकारात्मक परिकल्पना होती है, जिससे यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है अथवा दो समूह में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताएं। तो क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं फर्स्ट नंबर पर हो जाती है, शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है। सेकेंड नंबर पर यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण के बिना किसी नियंत्रित परिस्थितियों को उत्पन्न किए संपन्न किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस आ गए हैं, क्योंकि देखिए बहुविकल्पी टाइप और अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, और हो सके तो कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स में तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो चलते हैं, देखते हैं लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस, जिसमें देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। देखिए, क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी हो स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं, देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी हो। तो मूल्यांकन शिक्षा व्यवस्था एक आवश्यक अंग है। मूल्यांकन प्रक्रिया को मात्र बौद्धिक विकास तक सीमित ना होना चाहिए, वरन इसमें विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारिक पक्षों के विकास को सम्मिलित किया जाना चाहिए। और देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया को अध्ययन अध्यापन के साथ साथ चलते रहना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को व्यवहार एवं अनुभवों में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहे, और इसके देखिए इसके आधार पर पृष्ठपोषण संभव होगा। यह शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए उपयोगी होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यापक मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। तो देखिए, हम लोग देख लेते हैं व्यापक मूल्यांकन तो सतत मूल्यांकन, यानी व्यापक मूल्यांकन के लिए सतत मूल्यांकन कक्षोन्नति का प्रमुख साधन वार्षिक परीक्षा तथा उसके परिणाम होते हैं। इस प्रथा से भली भांति परिचित है। संपूर्ण संकुल संकल्पना के कार्यक्रम अंतर्निहित सतत मूल्यांकन इस समस्या का प्रमुख समाधान है। सतत मूल्यांकन के माध्यम से बालक की योग्यता तथा अयोग्यता के बारे में नियमित रूप से उपयोगी तत्वों का संकलन संभव हो सकेगा। इन तथ्यों का प्रयोग ऐसे उपचारात्मक शिक्षण यंत्र तथा संबंध शिक्षण के रूप में किया जा सकेगा, जिससे कि बालकों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का अधिकतम विकास किया जा सके और शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इस फीडबैक से न केवल विद्यार्थी को मापन, वर्गीकरण एवं प्रमाणीकरण में सहायता मिलेगी, अपितु उसकी कार्यकुशलता एवं सफलता के स्तर को सुधारने की तथा इस प्रकार के रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा उसके अधिकतम विकास की व्यवस्था को सक्षम बनाया जा सकेगा। इस प्रकार सतत मूल्यांकन के परिणाम हमें शीघ्र प्राप्त होंगे। और देखिए, संज्ञानात्मक और संज्ञान सहगामी सभी गुणों को शामिल किया जाए, यही मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करें। तो ये आइए देख लेते हैं अंतर इसमें क्या है। देखिए, सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो अध्ययन अध्यापन के साथ साथ चलता रहता है, ठीक है ना, जिससे यह जानने में सुविधा होती है कि विद्यार्थी के व्यवहार एवं अनुभव में क्या परिवर्तन हुआ है और क्या यह वांछित उद्देश्यों के अनुरूप है। और देखिए, व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सभी पक्षों संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक को शामिल किया जाता है। उपयुक्त से स्पष्ट है कि सतत मूल्यांकन अध्ययन अध्यापन के साथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी अपने लफ्जों में समझ लेते हैं कि जो निरंतर प्रक्रिया चलती है उसे क्या कहते हैं, उसे सतत प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो सतत चलने यानी जो निरंतर चल रही है, ठीक है। जबकि व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी के विकास के सभी पक्षों के या समग्र मूल्यांकन की प्रक्रिया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन में परियोजना प्रोजेक्ट कार्य को स्पष्ट कीजिए।
तो यह किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत संपादित किए जाने वाली गतिविधि क्रियाकलाप है। इन परियोजना से श्रम करने, संग्रह करने, आंकड़ों का विश्लेषण करने, संख्या करने जैसी शक्तियों को उभारा और मापा जा सकता है। परियोजना का निर्माण को विद्यालय के आसपास के क्षेत्र से संबंधित रखना होगा। समूह परियोजना बनवाने से बच्चों का परस्पर सहयोग, अनुभाग बांटने एवं एक दूसरे से जानकारी हासिल करने जैसी शक्तियों का आंकलन कर सकते हैं। प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना भी सक्रिय रूप से कर सकते हैं। ठीक है ना। और देखिए, इसके आधार पर पृष्ठपोषण संभव होगा या शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए उपयोगी होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम को समझाएं। तो देखिए, मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम से आशय है अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करना। ठीक है ना। जैसे ग्रेड अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से, या अक्षर A, B, C और ऐसे डॉट 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 आदि हो सकते हैं G तक। ठीक है ना। और देखिए, एक ग्रेड प्राप्तांक के प्रतिशत की एक सीमा का परिचायक होता है, जिसे कि यदि एक या A को 90% से ऊपर प्राप्तांक का परिचायक किसी परीक्षा में माना जाता है तो उसमें 90% से अधिक प्राप्तांक वालों को एक या A ग्रेड दिया जाएगा। जहां अध्ययन के कई विषय या क्रियाएं हैं, जहां प्रत्येक विषय एवं क्रिया में निर्धारण ग्रेड की प्रतिशत सीमा के अनुसार ग्रेड दिया जाएगा। आवश्यकता अनुसार प्राप्तांकों के समग्र योग को भी ग्रेड व्यक्त कर सकते हैं। और देखिए, अंक 1, 2, 3 डॉट 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 9 आदि या अक्षर A, B, C डॉट 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 G आदि हो सकते हैं। एक ग्रेड प्राप्तांक के प्रतिशत की एक सीमा का परिचायक होता है। जैसे कि यदि एक या A को 90% से ऊपर प्राप्तांक यानी प्राप्तांक का परिचायक किसी परीक्षा में माना गया है तो उसमें 90% से अधिक प्राप्तांक वालों को यानी वाले को एक या A ग्रेड दिया जाएगा। जहां अध्ययन के कई विषय या क्रियाएं हैं, जहां प्रत्येक विषय या क्रिया में निर्धारित ग्रेड की प्रतिशत सीमा के अनुसार ग्रेड दिया जाएगा। आवश्यकता अनुसार प्राप्तांकों के समग्र योग को भी ग्रेड व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व क्या है। तो और देखिए, अथवा क्रियात्मक शोध के महत्व पर प्रकाश डालिए। अथवा देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध के महत्व पर प्रकाश डालिए अथवा क्रियात्मक शोध की उपयोगिता बताएं। तो देखिए, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए 2017 में भी आया। 2017 जब द्वितीय यानी दूसरी बार पेपर हुआ था तब भी आया था, और 2018 में भी आया था, इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी विधि है जो वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करती है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की तत्कालीन समस्याओं के समाधान हेतु विद्यालय की कार्यप्रणाली में परिवर्तन, परिवर्धन तथा सुधार करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा के ढांचे को प्रगतिशील बनाए रखने के लिए विद्यालयों में और विशेषतः भारतीय विद्यालयों में क्रियात्मक अनुसंधान का बहुत महत्व है। संक्षेप में क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए, फर्स्ट नंबर पर हो जाता है आपका विद्यालय की कार्यप्रणाली में वांछित सुधार करना। सेकंड नंबर पर हो जाता है विद्यालय में व्याप्त यांत्रिकता एवं रूढ़िवादिता के वातावरण को समाप्त करना। थर्ड नंबर पर हो जाता है शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों एवं निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक। फोर्थ नंबर पर हो जाता है विद्यार्थियों के सर्वमुखी विकास के लिए विद्यालयों की क्रियाओं का प्रभावकारी आयोजन। फिफ्थ नंबर पर हो जाता है शिक्षकों में आपसी सहयोग बढ़ाने एवं सहानुभूतिपूर्ण कार्य करने की भावना विकसित करने में सहायक। देखिए, सिक्स नंबर पर हो जाता है विद्यालयों की उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाने में सहायक।
7 नंबर पर हो जाता है विद्यालयों में सामाजिक कुशलता का विकास करने में सहायक। 8 नंबर पर हो जाता है विद्यालयों की समस्या का समाधान। और 9 नंबर पर हो जाता है देश की प्रगति में सहायक। देख लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत कार्यविधि से आशय शोध कार्य की वास्तविक रूपरेखा से है। शोध की कितनी अवस्थाओं में और प्रत्येक अवस्था को कितनी अवधि में पूरा किया जाएगा, इसके साथ ही प्रत्येक अवस्था में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों एवं अन्य कोई विशेष बिंदु हो तो उसकी भी जानकारी इससे मिलनी चाहिए। क्रियात्मक शोध में कार्यविधि का निर्णय उपलब्ध समय, उपलब्ध संसाधन, उपकरणों आदि की तैयारी में लगने वाले समय के आधार पर यह करना होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रियात्मक शोध के प्रथम चरण को स्पष्ट कीजिए। तो देख लेते हैं, देखिए क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण है समस्या की पहचान व विशिष्ट समस्या का निर्धारण। मतलब क्रियात्मक शोध का जो प्रथम चरण है, तो प्रथम चरण में क्या देखा जाएगा, तो समस्या की पहचान व विशिष्ट समस्या का निर्धारण। क्रियात्मक शोध के लिए आवश्यक है कि शोधकर्ता अध्ययन की समस्या की पहचान करे। यह समस्या उसके कार्य क्षेत्र से संबंधित होगी। समस्या का उसे स्वतः अनुभव होना चाहिए। इसी आधार पर अध्ययन की विशिष्ट समस्या का निर्धारण किए जाने से शोधकर्ता को योजनाबद्ध कार्य देखिए करने की योजना बनाने में सुविधा होगी। इस प्रकार विशिष्ट समस्या का निर्धारण समस्या की पहचान से पूर्ण रूपेण संबंध रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए क्रियात्मक शोध के प्रथम चरण, तो प्रथम चरण में हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे। अगर हम किसी बच्चे के बारे में उसकी पहचान ही नहीं कर पाएंगे कि इसमें समस्या है क्या, तो हम उसका निर्धारण कैसे करेंगे। तो प्रथम चरण में यही बताया गया है। चलते हैं, देखते हैं क्रियात्मक शोध के अंतिम चरण। अब देखिए प्रथम चरण को हमने पढ़ा, अब हम लोग अंतिम चरण को पढ़ेंगे। तो अंतिम चरण में क्या, ये देख लेते हैं। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण अनुवर्ती कार्यक्रम है। क्या है, तो अनुवर्ती कार्यक्रम है। शोधकर्ता ने जब अपने शोध के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त कर लिया तो उसे संबंधित अनुवर्ती कार्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा अनुभूत समस्या जिसका अध्ययन किया गया है विकराल रूप धारण कर सकती है। यानी देखिए क्या कह रहे हैं कि अन्यथा अनुभूत समस्या जिसका अध्ययन अध्ययन किया गया है और फिर क्या होगा, विकराल रूप धारण कर सकती है। इस संबंध में विद्यालय के प्रशासन, सहयोगी, शिक्षकों आदि से परामर्श लेते हुए कार्य की योजना तैयार कर कार्यान्वित करना चाहिए। या कहना उचित होगा कि बिना समुचित अनुवर्ती कार्यक्रम के क्रियात्मक शोध अर्थहीन हो जाएगा। देखिए फर्स्ट में क्या है, समस्या जानना, और अंतिम में क्या है, अनुवर्ती कार्यक्रम। ठीक है ना, आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है और लास्ट क्वेश्चन भी है आज की सीरीज का, यानी कि इसके बाद आपका 2017 का पेपर सॉल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और हो सके तो कम से कम आप अपने 5 फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ, न्यायदर्श की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो देखिए, किसी जनसंख्या इकाई वस्तुओं का मनुष्यों का समूह से चुनी गई कुछ ऐसी इकाइयों का समूह जो समूचे जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करे न्यायदर्श कहलाता है। जनसंख्या के प्रतिनिधित्व से आशय उसके उस गुण चर यानी चर के प्रतिनिधित्व से है जिसका अध्ययन किया जाना है।
इसके साथ ही न्यायाधीश की एक और विशेषता उसका पर्याप्त संख्या में होना है, जहां न्यायाधीश के चयन में कई चर जैसे आयु, कक्षा, लिंग, बुद्धि, लब्धि, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि का नियंत्रण करना होता है। वह किसी के लिए चुने गए न्यायाधीश की अपेक्षा कम संख्या में न्यायाधीश प्राप्त होता है। इस प्रकार न्यायाधीश की संख्या की पर्याप्तता का संबंध अध्ययन उद्देश्य से होता है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। थैंक यू।